चलो भाई देखो अपने क्या वीडियो को पूरा देखें। गुरु साहब का तो इतना अहंकार है कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं और पूरे देश का पूरा विश्व मान रहा है कि आर्थिक संकट आ रहा है, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता लोग नहीं मानने को तैयार। उनको आज भी राहुल गांधी युद्ध हो रहा था उस समय पर मोदी जी केरल से चेन्नई, चेन्नई से केरल, केरल से फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से असम, सब चल रहा था। क्या उस समय पर कोई एनालिसिस था इनका? क्या सरकार की कोई मीटिंग हुई? क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे पास कितने भंडार हैं, कितने नहीं हैं? दुर्भाग्य ये है कि राहुल जी ने आज जो कहा है कि 2014 के बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया है इन्होंने, उसके अब रिजल्ट आने शुरू हो गए। और अगर सभी कुछ अच्छा है तो फिर ये रोज रुपया और डॉलर की तुलना में क्यों गिरता चला जा रहा है? आज सुना 97 के पार चला गया और युद्ध इसको युद्ध के पीछे अर्थव्यवस्था के फेलियर को हम नहीं छुपा सकते हैं। क्या युद्ध से पहले 50 रुपए में डॉलर मिल रहा था? क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्या वो पहले पॉजिटिव था? क्या चीन से हमारा 2014 के बाद कितने गुना इंपोर्ट बढ़ा है? कोई बताएगा? युद्ध में हमारी भागीदारी नहीं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ईरान से नेगेटिव किया, कहीं ना कहीं हम इजराइल के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। ये विदेश नीति की पूरी तरह से फेलियर था। बार बार कहने से विपक्ष जो है सुझाव दे, विपक्ष तो पहले से कहता आ रहा है। क्या 2 साल में गोल्ड कितना हिंदुस्तान में आया जो 2 लाख के पार चला गया, तब सरकार सो रही थी? क्या जिस समय पर चांदी के रेट 4 लाख से ऊपर चले गए, क्या सरकार ने कोई कदम लिया था? मैं समझता हूं टोकनिज्म करना, हेडलाइंस मैनेजमेंट करना, इससे देश नहीं चलता। आज जो हालत है, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी, दुर्भाग्य है देश का कि राहुल गांधी लोग, मैं कहूंगा दुर्भाग्य है कि ऐसी बोगस सरकार है और देश के प्रधानमंत्री देश को सच नहीं बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री आज भी विश्व गुरु की छवि को लेकर जी रहे हैं। 43 लाख करोड़ रुपया 21 बार में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है इन्होंने, 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। क्या ये विपक्ष ने कहा था कि आप बढ़ा दीजिए? राज्यों के जो विपक्षी राज्य हैं उनके आप पैसे देते नहीं है। 6 बजे मोदी जी ने भाषण दिया कि साहब वो कारपूल कर लीजिए, पेट्रोल कम यूज कीजिए, और 9 बजे अपना पूरा काफिला लेकर और पूरी तरह से रोड शो करने शुरू कर दीजिए, जिसमें 200, 250, 300 गाड़ियां थी। दुर्भाग्य ये है कि टोकनिज्म पर आप चल रहे हैं। अमेरिका डंडा लेकर आपको हाँक रहा है। क्या जो रशिया से तेल की बात है, 1 महीने की कभी अमेरिका वो छूट दे देता है, फिर 1 महीने की दे देता है, हम कुछ बोलते हैं? हम केवल एप्स्टीन फाइल्स और अडानी के केस को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज हुए और उसी के तहत हमने अमेरिका से जो डील की उसमें तो अभी बाकी आप दिक्कतें आएंगी। किसानों के सारे हित अमेरिका को मोदी साहब ने गिरवी कर दिए, डाटा पूरा डाटा दे दिया। हाँ। आज जिस तरह की हालत है, 30 से 40 लाख करोड़ का जो शेयर मार्केट में नुकसान हुआ है, मोदी जी ने तो 2024 में दुनिया को शेयर खरीदवा दिए थे। क्या ये काम भी देश के प्रधानमंत्री का था? डिसइन्वेस्टमेंट की बात कि कितना करेंसी फ्लाई हुआ है, अप्रैल में 1.25 लाख करोड़ हुआ है मोदी जी की अपील से पहले। क्या सरकार ने कोई करेक्टिव मेजर लिया था? आईपीएल बंद करवा दो ना भाई, आईपीएल चल रहा है, उसमें तो डॉलर्स में पेमेंट हो रही है, बंद करवा दो उसको। ये तो आलोक जी 23-24 में 33% और 24-25 में 35% हो गया है, और अभी तो और भी जो हम तेल ले रहे हैं रशिया से उसमें और इजाफा हुआ है। फिर ये कैसे आपकी बात छिपती ये होती है कि एप्स्टीन दबाने के लिए कम कर दिया है रशिया से तेल? एप्स्टीन फाइल्स का पूरा मामला जब इंडिया में इरप्ट किया, उसके बाद से तेल परसेंटेज में रशिया से खरीदारी में इजाफा है। मैं समझता हूँ कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तो अमेरिका ने हमें 1 महीने की छूट क्यों दी? और सुना है 2 दिन पहले 1 महीने की छूट बढ़ा दी। ये छूट पहले बंद किया गया, फिर छूट क्यों दी गई? इसका कोई जवाब देगा? तो लेने के देने पड़ गए। ये नंबर्स बता रहे हैं कि डिप नहीं है, लेकिन गौरव भाटिया जी इस बात का जवाब दीजिए, ये डिप ये दिख रहा है कि इंक्रीज है रशिया से ऑयल में, लेकिन ये जो अमेरिका बार बार कहता है कि हम ये बढ़ा रहे हैं अवधि, हम ढील और ज्यादा दे रहे हैं खरीदने के लिए रशिया से, इसका क्या अर्थ है? इस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है और वो कौन होता है हमें ढील देने वाला? अंजना जी, एक बात मुझे बताइए। मैं पहले तो साधुवाद आपका व्यक्त करता हूं कि आपने दिखाया किस तरह से जो कच्चे तेल का आयात है रूस से, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 30% से 34% तक। अगर किसी की ढील देने पे भारत कार्य कर रहा होता तो ये फिर बढ़ता कैसे? दूसरी बात,
आपको पता है ये 30 से 34% हमारे समय में है। हमने करीब 20 से 25 बिलियन US डॉलर जो है बचाए। कांग्रेस की सरकार में 1% तेल आता था रूस से, 1%। वो बात ये यहाँ बोलेंगे नहीं। तीसरी बात, मान लीजिए आज तक पे कोई आके कहे कि मैं दूसरे चैनल से हूँ लेकिन मैं आज तक को इजाजत देता हूँ कि 9 बजे अपना कार्यक्रम करे, अंजना जी 6 बजे हल्ला बोल करे। अरे भैया, इजाजत देने वाले तुम होते कौन हो? भारत ने पूछा है तुमसे? भारत वो करेगा जो भारत के हित में होगा। और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जिसको पूरा विश्व आज मानता है एक नेतृत्व के तौर पे। इसलिए कांग्रेस को जलन होती है। और अगर आप मौका दे तो एक बात और कहूंगा, एलओपी क्या कर सकता है? अगर एलओपी को चिंता है तो जीएसटी की जो रेजीम है उसमें ले आइए। सारे जितने प्रदेश हैं कांग्रेस शासित राज्य, कह दीजिए कि ठीक है जीएसटी में रहेगा पेट्रोल डीजल। जनता को राहत हमने 10 रुपए कटौती करके दी है एक्साइज ड्यूटी में। कुछ तो आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, हमारी सरकार की $140 बैरल पे पहुंच गया था, 63 और 57 रुपए। आज 102 पर है और रेट पिछले 5 दिन में 3 बार बढ़े हैं। इसके जवाब भी कांग्रेस देगी। आंध्र प्रदेश में आज सबसे ज्यादा रेट है। मैं राज्यों की तुलना नहीं करना चाहता हूँ। कारण क्या है कि ये केवल पेट्रोल डीजल के प्राइस तक नहीं है। अरविंद सुब्रमण्यम ने जो कहा है, आर्थिक सलाहकार ये रोजी रोटी का सवाल होने वाला है, ये जीवन यापन का सवाल होने वाला है। राहुल गांधी की भाड़े की गाड़ियां दिख गई, लेकिन सोमनाथ में जो 3 रैलियां हुई उसमें गुजरात में रोडवेज की बसें लगा दी आप लोगों ने। वो तो उसका तो भाड़ा दिया नहीं गया आप लोगों से। वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाले पैसे मांग रहे हैं कि मोदी जी के रैली के लिए जो हमारी सरकारी बसें गई उनका पैसा दे दीजिए। आरोप लगाना आसान है। मैं फिर कहूंगा, जीएसटी में सिंपल मेजोरिटी के साथ फैसला होता है। 33% वोटिंग केंद्र सरकार की है। 21 राज्यों में आपकी सरकार है। आपको एलओपी की कहां जरूरत है? आप ले आइए ना। जिस समय पर दूध, छाछ और लस्सी पर और पेंसिल और इस कागज के ऊपर और हर चीज के ऊपर आपने टैक्स लगाया था जीएसटी, उस समय विपक्ष से पूछकर लगाया था क्या? क्या विपक्ष के लोगों ने कहा था कि आप टैक्स लगा दीजिए? यही नहीं, अभी और सुनिए। वेटेड में 33.5%, 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वेटेड वोट्स के आने के बाद टोटल का 75% नहीं चाहिए। अब मैं बताता हूँ, प्रभु बता रहा हूँ ना यार, मैं मैक्सिमम मेजर स्टेट्स में आपकी अरे प्रभु सुन तो लो भाई। मैक्सिमम मेजर स्टेट्स में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर आपकी सरकारें हैं। और आज से नहीं है, 2014, 15, 16, 17 से। मैंने पढ़ के सेंटेंस सुना दिया, कहोगे तो रिसर्च करके दे दूंगा। अब वापस आता हूं। अगर ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है अंजना जी, तो अप्रैल में 1.25 लाख करोड़ रुपया हमारे शेयर मार्केट से क्यों निकल गया? पहला सवाल। यार एक मिनट देखिए अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, इनको शांत कीजिए। अंजना जी प्लीज बंद कीजिए। गौरव जी, मैं कंसेंसस से शुरू कर देता हूँ। जिस दिन आपने बच्चों की कागज और पेंसिल पर और दूध और दही पर लगाया था, किससे कंसेंसस बनाया था? मत बोलिए। अब वापस आता हूँ। अगर बहुत कुछ अच्छा है, भारत ने सब कुछ अच्छा मैनेज किया है। हमारी जो चौथी अर्थव्यवस्था होनी थी 2018 में, वो 2024 में हुई और हम चौथी से खिसक कर छठी पे वापस चले गए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। क्या ये सच नहीं है? दूसरी चीज, लगातार हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो हमारी करेंसी का शेयर हो, वो लगातार 2014 के बाद गिर क्यों रहा है? सीधी बात, अगर बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है तो हमारा शेयर बाजार धड़ाम क्यों है? ये बता दीजिए मुझे जरा। पड़ोसी देशों की करेंसी, श्रीलंका, बांग्लादेश, वो हमसे कम गिर रही हैं, हम ज्यादा क्यों गिर रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए। इसके बाद सीधा जवाब मेरा आप दे दीजिए कि अडानी सुना $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं यूएस में। क्या वो रुपए में करेंगे, डॉलर में करेंगे? और उनको किसने परमिशन दी? भाई एक सवाल का जवाब नहीं है। 2017 के बाद 1 मीट्रिक टन का भी स्टोरेज आपने क्रूड ऑयल का नहीं बढ़ाया। एक रिफाइनरी बन के तैयार हुई थी, मोदी जी के होर्डिंग लगे, मोदी जी का प्रचार प्रसार होना था, उसमें आग लग गई। अब ये किसका दुर्भाग्य है, ये भी जरा सोच लीजिए। दुर्भाग्य ये है कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बोगस है, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, अडानी के पीछे छुप रहे हैं, अडानी के केसेस की वजह से गलत डील की अमेरिका से, और यहाँ पर डंका पीट रहे हैं। 9.5 लाख करोड़। आलोक जी, आप जिस तरह का शब्द प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जली ना, तेरी भी जली ना। एक ये भी डेटा है
ये ग्राफिक्स का ही डेटा है, इसको फिल्टर। यूपीए के कार्यकाल में जो भी इजाफा हुआ, 155% वृद्धि हुई डीजल की कीमत में, 114.4% वृद्धि हुई इसकी कीमत में, पेट्रोल की कीमत में। कब से कब? अप्रैल 2004 से लेकर अप्रैल 2014 तक। और अब जब आप अप्रैल 2014 से 26 तक देखते हैं, 12 साल जिसमें कोविड से लेकर दो युद्ध सामने आए हैं, तब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि 35%, डीजल की कीमत में वृद्धि 63%। तो ये 15 मई 2026 तक का डेटा है जो आपके सामने है। अब आप ही बताइए कि क्या उस समय जो कीमतें बढ़ रही थी तो कोई कॉम्प्रोमाइज था? उस समय पर विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। विश्व के प्राइसेस 140 और 45 डॉलर रहे। हमारा पूरा 10 साल का जो एवरेज रहा वो 100 से ऊपर रहा। क्या ये सच बात नहीं है? हमने उसके बावजूद कंट्रोल किया। हमने जब गैस के प्राइसेस टॉप में थे, हमने 412 रुपए में सिलेंडर दिया। आज कितने में है? लगभग 11। चलिए अंजना जी, अब मुझे मेरा समय मिल जाएगा, वरना समय आपका आंकड़ों खत्म के हो ऊपर जो आईएमएफ कहता है कि हिंदुस्तान के जो आईएमएफ कहता है कि हमारे आंकड़े सी कैटेगरी के हैं। हम इसीलिए क्योंकि हम बार बार झूठ बोलते हैं। मैंने 10 सवाल पूछे। अगर इतना अच्छा सब कुछ है तो फिर ये करेंसी फ्लाई क्यों है? फिर ये प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? फिर ये शेयर मार्केट धड़ाम क्यों है? तमाम चीजें सामने हैं, उसका एक जवाब नहीं। अंतिम बात कहना चाहूंगा कि वर्क फ्रॉम होम की बात की, वर्क फ्रॉम होम की बात की गई। ये देश की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। 3 से 4% बल्कि 2% लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। क्या ड्राइवर वर्क फ्रॉम होम कर सकता है? क्या इंडस्ट्री वाला कर सकता है? क्या एग्रीकल्चर वाला कर सकता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन का लेबर कर सकता है? मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम कितने लोग कर सकते हैं और उसमें से कितने करेंगे। ये बहुत बड़ा आंख में धूल झोंको, अपनी नाकामी को देश की जनता के ऊपर डाल दो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अरुण कुमार जी, दो बातें जो आलोक जी कह रहे हैं उस पर मैं आपका रिस्पॉन्स चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि ये ग्रेटर इकोनॉमिक फेलियर है और इसको युद्ध के पीछे छिपाइए मत। क्या आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? आपको लगता है कि जिस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी उसमें युद्ध की वजह से एक बड़ा सेटबैक और झटका लगा है या नहीं लगा है? और दूसरी तरफ जीएसटी में काउंसिल में ये अप्रूव हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी जीएसटी में आए, इसमें आपको ईमानदार एफर्ट दोनों की तरफ से दिख रहा है? कि मेरा मानना है कि ये एक सप्लाई शॉक है और ये सप्लाई शॉक आया है एक पहले के शॉक से। पहले जो था वो टैरिफ का शॉक था, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था और बिगड़ गई थी। उसके पहले यूक्रेन का शॉक था, उसके पहले पैंडेमिक का शॉक था, उसके पहले जीएसटी का था, उसके पहले नोटबंदी का। तो अर्थव्यवस्था 2016 के बाद कई सारे शॉक से डील कर रही थी, इसलिए काफ़ी जो एक परेशानी के दौर से अर्थव्यवस्था गुजर रही थी। तो अभी ये इतना बड़ा झटका है क्योंकि सप्लाई शॉक सिर्फ एनर्जी का ही नहीं है। 20% जो दुनिया की एनर्जी है वो वहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, वो रुक गई तो हमारे ऊपर तो असर पड़ेगा क्योंकि हम तो 90% क्रूड वहाँ से मंगवाते हैं और हमारी गैस 60% वहाँ से आती है, तो हमारे ऊपर असर पड़ा। हमारे पास क्रूड कम आया तो जो मार्च के महीने में 60% कम आया और अप्रैल के महीने में 10% कम आया। तो इसका मतलब है कि कमी तो होगी। और दूसरी बात ये कि जब क्रूड है उसमें से आपका जो सल्फर निकलता है, उसमें से हीलियम निकलता है, उसमें से फर्टिलाइज़र बनता है, उसमें से आपके जो प्लास्टिक बनता है, उसमें से और बहुत सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल्स वगैरह बनते हैं, उसमें सब में शॉर्टेज आई है। तो इसलिए उत्पादन पे असर है, इसलिए आपके रोजगार पे असर है और दामों पे असर है। और जो दाम है वो जैसे गैस के सिलेंडर, अब लोग जो गरीब आदमी जो 11-12 हज़ार कमाता है वो जो 950 का सिलेंडर 4000-5000 में देता है, तो उसका तो बजट बिगड़ गया, तो उसे काम पे भी असर हो गया, ये भी असर हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए था। तो मेरा मानना है कि जो हमारा 35% हम जो रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसको तुरंत रोक देना चाहिए था। ये मैंने मार्च में आपके चैनल पे बोला था कि ये हमें रोक देना चाहिए क्योंकि हमारे पास क्रूड की शॉर्टेज रहेगी। रिफाइनरीज के पास 7 दिन का स्टॉक होता है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो 9.5 दिन का है, तो 16.5 दिन के हमारे पास एक तरह से रिजर्व है, वो उसको हमें बचाना चाहिए था। पर हम 35% तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी शॉर्टेज है वो और बढ़ जाती है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा, हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में $26 बिलियन साल का जाता है, उसमें से $15-16 बिलियन हम बचा सकते थे। फिर तीसरी बात ये कि हम डिसाइड कर सकते थे कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर पूरा ऑयल दिया जाए, पूरी एनर्जी दी जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था पे कम असर पड़े। जो गैर ज़रूरी चीज़ है उसको रोका जाए। जैसे कि हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए हमें गोल्ड पे जो करना पड़ेगा, क्योंकि हम $72 बिलियन का गोल्ड लेते हैं, तो गोल्ड के जो हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं और काले धन की अर्थव्यवस्था का उसमें इस्तेमाल होता है।
हम काले धन की अर्थव्यवस्था पे रोक लगाएंगे तो गोल्ड की जो होल्डिंग भी कम होगी और जो बाहर से गोल्ड आता है वो भी जो हमारे लिए कम हो जाएगा। तू समझा? तो सरकार के पास ऐसे कई